Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Panchshil. This topic comes under the post-independence India, our relations with the outside world. Okay, so these are the 5 principles of mutual existence. और ये joint statement था जो हमने चाइना के साथ साइन किया था. So in this lecture we will try to understand what Panchshil is और some of the questions related to the Panchshil, that is ये जो Panchshil है क्या ये violate हुआ था during the India-China war. Second is relevance क्या है of the Panchshil in the present day global politics. Third is new Panchshil framework क्या है, and the fourth is implications. ओके नाउ इस प्रिंसिपल्स के क्या implications हुए थे. सो ये जो प्रिंसिपल दैट इज अ पंचशील और बेसिकली द 5 principles ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस. ओके नाउ ये ज्वाइंट स्टेटमेंट थी जो कि साइन हुई थी जब चाइनीज प्रीमियर दैट इज द जो एनलाइन ने विजिट किया था इंडिया इन द ईयर 1954. अच्छा ऑल्दो ये जो पीरियड था दैट इज जो 1960s का और जो 1950s का पीरियड था, इट वाज द पीरियड मार्किंग द एंड ऑफ colonialism. Okay, second is the emergence of what? Emergence of new nations emerge हो रहे थे और बेसिकली द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज emerge हो रही थी, स्पेशली इन द एरिया एशिया, स्पेशली इन द रीजन एशिया और द अफ्रीका. ओके नाउ व्हाट आर दीज 5 principles? नाउ ये जो 5 principles थे इसमें जो फर्स्ट था दैट इज द म्यूचुअल रिस्पेक्ट. हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे ऑफ द सॉवरेनिटी की, एक दूसरे की सॉवरेनिटी की, along with the territorial integrity की. ओके सेकेंड जो प्रिंसिपल था इट टॉक्स अबाउट द म्यूचुअल नॉन एग्रेशंस. थर्ड इज दैट इज द म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस. हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर्स, एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में हम दैट इज इंटरफेरेंस नहीं करेंगे. फोर्थ इज इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट. ये जो रिलेशंस होंगे हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस विद ईच अदर दैट इज द बिटवीन चाइना एंड इंडिया, इट वाज बेस्ड ऑन द इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जो कंट्री है वो बेनिफिट कर रहा हो दूसरी कंट्री को हार्म हो रहा हो. फिफ्थ वन इज द पीसफुल को एग्जिस्टेंस. ओके सो हम पीसफुली दोनों एग्जिस्ट करेंगे और दोनों हम ग्रो करेंगे. ओके नाउ ये जो पंचशील प्रिंसिपल्स था इट रेजोनेटेड विद द इंडियाज एस्पिरेशंस. ठीक है और उस टाइम इंडियाज के एस्पिरेशंस क्या था, बेसिकली इंडिया वांटेड टू प्रिजर्व हर इंडिपेंडेंस जो कि उसने बहुत ही स्ट्रगल से अचीव की थी. तो हमें अपनी इंडिपेंडेंस को प्रिजर्व करना था, हमारी जो सॉवरेनिटी थी उसको भी हमको मेंटेन करना था और हमारी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी थी ओके वो भी हमको इंटैक्ट रखनी थी. सो ये सब चीजें थी, इट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल और बेसिकली इट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी साइन दिस 5 principles ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद द चाइना. ओके नाउ एट द सेम टाइम जो इंडिया फोकस कर रहा था एस्टैब्लिशिंग रिलेशंस विद द अदर कंट्रीज एज ए इक्वल फिटिंग, व्हाई उसका जो ऑब्जेक्टिव था इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वेजन्स, इसलिए वो अपने रिलेशंस को एक्सपेंड कर रहा था विद द अदर कंट्रीज. ओके नाउ हमने जो चाइना के साथ किया था तो चाइना के साथ हमने ये प्रिंसिपल्स क्यों साइन किए थे. सो एट दैट टाइम जो चाइना था इंडिया को लगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली हमें लगा कि वो हमारे लिए एक इक्वल पार्टनर होगा जो कि म्यूचुअली ग्रो और बेसिकली बेनिफिट होंगे हम दोनों, और हमारे लिए एक रिलायबल नेबर होगा. ठीक है सो इस तरीके से हमें एक अच्छा मींस पार्टनर मिल जाएगा और हम दोनों ही ग्रो कर सकेंगे एक दूसरे की मदद से. ओके और यही रीजन था दैट इंडिया वाज वन ऑफ द कंट्री जिसने फर्स्ट रिकॉग्नाइज किया था कि चाइनीज और बेसिकली चाइनास कम्युनिस्ट गवर्नमेंट. ओके बिकॉज उसको ये बहुत बड़ी बात थी कि जो चाइना ने फर्स्ट कंट्री था टू रिकॉग्नाइज किया था चाइनीज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, बिकॉज एट दैट टाइम्स मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड में और बेसिकली अगर हम कहें यूएस का तो वो बहुत ही एंटी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी. ओके सो वो चाहती थी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी कम्युनिस्ट रिजीम ना रहे और उस टाइम इंडिया ने इसको रिकॉग्नाइज किया था. अपने आप में ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम. ओके नाउ और ये जो
जो हमने सपोर्ट किया था, इट वॉज वन ऑफ, क्यों सपोर्ट किया था, इट वॉज नीडलेस टू से बिकॉज जो नेहरू जी थे, दैट इज अवर प्राइम मिनिस्टर जो थे, इट वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। वो दैट इज जो नेहरू जी थे, इट वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। ओके, आइडियोलॉजी। ओके, नाउ सिर्फ हमने रिकग्नाइज ही नहीं किया था, एट द सेम टाइम्स हमने उनको सपोर्ट भी किया था, दैट इज जो चाइना को हमने सपोर्ट भी किया था यूएनएससी, दैट इज द यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट में। ओके, और हमने उनको इनवाइट भी किया था चाइना को इन दी पार्ट ऑफ बैंडूंग कॉन्फ्रेंस। नाउ वन क्वेश्चन टू यू, ये जो बैंडूंग कॉन्फ्रेंस है ये किससे रिलेटेड है? इफ यू नो द आंसर प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, और नाउ हम देख लेते हैं सम ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस पंचशील, कि ये जो पंचशील थी, क्या ये पंचशील वायलेट हुई थी ड्यूरिंग द इंडिया चाइना वॉर? इंडिया चाइना वॉर, दैट इज द 1962। अगर हम देखें जो पंचशील है, इट वॉज नाइदर एन एग्रीमेंट, देखो ये एग्रीमेंट तो कोई है नहीं, ओके, नाइदर एग्रीमेंट और ना ही ये एक ट्रीटी है, तो ये ना ही एग्रीमेंट है ना ही ट्रीटी है। फर्दर इट वाज फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, ये 8 ईयर्स के लिए रही थी, जब ये इसको साइन किया गया था 1594 से, जो कि एंड हो गया था 1962 बिफोर द चाइना इम्पोज्ड वॉर इन इंडिया। ओके, अब चाइना ने वॉर क्यों किया था, बेसिकली इम्पोज वॉर क्यों किया था इंडिया पे? इट इज बिकॉज जो इंडिया का जो हमारा जो इंस्टेंस था, दैट इज ऑन तिब्बत, हमने जो सपोर्ट किया था दलाई लामा को, और जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट था अस्काई चिन में और नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रीजन में था, एंड दी होस्ट ऑफ अदर रीजन्स थे। ओके, so this was and no legal standing of these principles of the India China relations as such. Okay, ठीक है। नेक्स्ट इज रेलेवेंस। अब रेलेवेंस क्या है ऑफ द पंचशील इन द प्रेजेंट डे ग्लोबल पॉलिटिक्स में? ओके, सो ये जो पंचशील है, इट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बेसिक टीनेट्स ऑफ इंगेजमेंट। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक फ्रेमवर्क है, इसमें क्या है, बेसिक टेनेट्स ऑफ इंगेजमेंट है, दैट इज द बेसिक tenets of engagements between the two sovereign countries and withstand the test of the time. So ये equally relevant है for all times, इसका कभी भी relevant खत्म नहीं हुआ है। Okay, so it was equally relevant for all times. Okay, so it is not surprised that जो first Asia Africa conference थी, that is in the Bandung, जो इंडोनेशिया में हुई थी in the year 1955, it adopted these principles. Okay, न्यू पंचशील फ्रेमवर्क। ना ये जो पंचशील है, इट वॉज नेवर रिन्यूड, इसको कभी रिन्यूड नहीं किया गया था आफ्टर इज एक्सपायरी, जब ये एक्सपायर्ड हो गया था। ओके, नाउ यहाँ पे इट इज वर्थ नोट हियर दैट जो चाइनीज प्रीमियर जी जिनपिंग है, इट हैड कम अप विद अ न्यू सेट ऑफ पंचशील, दैट इज द न्यू प्रिंसिपल्स, जो उन्होंने रीडिफाइन किए थे फ्रॉम द 1954 टेक्स्ट से। ओके, जो प्रिंसिपल्स थे उनको रीडिफाइन किया था। सो इन मार्च 2012 इनके जो प्रीडिसेसर्स थे, दैट इज दी ह्यू जिनताओ had also come up with a similar new पंचशील। अगर हम देखें 2013 में when India's former Prime Minister Manmohan Singh had also articulated these new पंचशील framework during his speech, जो कि उन्होंने दी थी, that is the Center Party School in the Beijing इन 2013 में जब उन्होंने वहां पे विजिट किया था। Now ये जो 5 principles of new पंचशील है as articulated by the Dr. Manmohan Singh, that is new पंचशील framework articulated by the Dr. मनमोहन सिंह, और ये जो प्रिंसिपल्स हैं, दीज आर इंडियाज डेवलपमेंट प्रायोरिटीज विल डिटरमाइन द इंगेजमेंट विद द वर्ल्ड। हमारी जो डेवलपमेंट जिस तरीके से हम कर रहे हैं, वो जो हमारी प्रायोरिटीज होंगी वो डिटरमाइन करेंगी इंगेजमेंट्स विद द वर्ल्ड। ओके, सो इंडियाज डेवलपमेंट प्रायोरिटीज डिटरमाइन करेंगी हमारी इंगेजमेंट विद द वर्ल्ड के साथ। ओके, सेकेंड इज greater role at the global level for the regional cooperations and connectivity. Greater role at the global level for the regional cooperation and connectivity. Okay,
Next is India's secular, plural and liberal democracy. It should inspire the world. ये इंस्पायर करेगी वर्ल्ड को. Fourth is India's now and future are linked to global economy. India's now और जो उसका फ्यूचर है वो लिंक्ड होगा ग्लोबल इकोनॉमी से. ओके, नाउ द फिफ्थ प्रिंसिपल इज इंडियाज विल क्रिएट द बेनिफिशियल ग्लोबल इकोनॉमी. इंडिया क्या करेगा? इंडिया क्रिएट करेगा बेनिफिशियल ग्लोबल इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी स्ट्रक्चर फॉर अपने लिए, दैट इज फॉर इटसेल्फ, by engaging with the major powers. Okay, now ये जो above 5 principles they have the potential to transform India's role in shaping the emerging world order, but ये जो था it was unrealistic as the later days of the that is the Manmohan Singh tenure, because it was marked with the timidity and inability to build a national consensus for the same. इसके लिए end time में वो consensus नहीं कर पाए थे. Now the last question is implications of the Panchsheel principles, or basically implications of the Panchsheel. Now इसका first जो implications है, it has been alleged that जो Panchsheel treaty है it was a great diplomatic blunder. तो ये क्या है? ये great diplomatic blunder है. Okay, that was conducted by the India. उसका जो effects है it was still prevalent है. Second is जो रेनेंसिएशन था, जो हमने इसके थ्रू जो रेनेंसिएट कर दिए थे, दैट इज द रेनेंसिएशन ऑफ द इंडियाज राइट, जो हमारे राइट्स थे ओवर द पार्ट ऑफ द तिब्बत. इसने क्या किया? इसने गेट ओपन कर दी, ओपन द गेट फॉर द चाइनाज क्लेम ऑन द होल एरिया ऑफ द सॉवरेन तिब्बत. ओके, थर्ड इज ये जो सेम आर्ग्यूमेंट है, अगर जो हम देखें कि जो क्लेम था ऑफ द होल एरिया ऑफ द सॉवरेन तिब्बत का, द सेम आर्ग्यूमेंट वाज आल्सो यूज्ड बाय द चाइना टू ऑक्यूपाई द होल ऑफ द तिब्बत थ्रू द एग्रेसिव टैक्टिक्स, एंड अल्टीमेटली वो क्या शो करना चाहता था? उसकी इट्स एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच टुवर्ड्स द सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ द सेम. तो इससे क्या हुआ? इनकी जो एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच थी वो भी उन्होंने अप्लाई कर दी थी टुवर्ड्स द सिक्किम and Arunachal Pradesh. Now the fourth is basically by giving up Tibet, जो इंडिया था उसने क्या किया था? एक significant मिलिट्री एडवांटेज को छोड़ दिया था, और बेसिकली उसने लूज कर दिया था मिलिट्री एडवांटेज को, जिसके पास मींस इतना स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस था ऑफ हैविंग द कंट्रोल ओवर पासेस, जो प्रिवेंट कर सकता था चाइनाज मूवमेंट इनटू द सब कॉन्टिनेंट. ओके, Now the fifth is India's also lost a buffer state. हमने एक buffer state को भी लॉस कर दिया था, that would have acted as a deterrent against the Chinese border disputes that we are currently facing in the Doklams. Okay, now link करो जो इस टाइम recently happening हो रही है चाइनास में. तो ये this all thing जो अभी हो रही है, it had its seeds in the past.